बड़ी अहम खबर आपको देने वाला हूं। एक साहब के जो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, नॉर्थ नाजिबाबाद में अपनी गली के अंदर जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर इंटर होते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी गाले खड़े हुए हैं। और ये बात कभी की नहीं बल्कि कल रात की बात बता रहा हूं। और जब पुलिस वाले उनके मुसलसल घर को खटखटा रहे होते हैं तो कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा होता। वो शख्स ये मंजर को देख रहा होता है कि जनाब में गाड़ी के अंदर वो मौजूद है और बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां उसके घर के बाहर खड़ी है, बड़े बड़े डाले खड़े हुए, तो वहीं से कन्नी काटता है और कन्नी काट कर निकल जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी है। और ये बात जब मैं आपसे कर रहा हूं तो ये बात है 5 तारीख की रात की, यानी कि 5 और 6 तारीख की दरमियानी रात की। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस वक्त कराची में शदीद मुश्किलात है, बल्कि उनके कई लोगों को इस वक्त घरों पर छापे पड़ रहे हैं और कई लोगों की गिरफ्तारियों का भी मामला सामने आ रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ अब तक बकौल सिंध के सतह पर या पूरे पाकिस्तान के सतह पर इन गिरफ्तारियों पर उस तरह की मज़ाहमती तहरीक को नहीं कर पा रही है। लेकिन खैर 8 तारीख को तहरीक इंसाफ की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई है और उसी के हवाले से ये गिरफ्तारियों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। मगर उसके साथ साथ बड़ी एक अहम खबर भी आपको देने वाला हूं और बहुत अहम खबर भी, जरा सुनिएगा। एक शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस दौर से उसका ताल्लुक है कि जब नजीब अहमद के साथ होता था। नजीब जिस जमाने में पीएसएफ का प्रेसिडेंट था, उसी जमाने में एक और साहब भी नजीब के वाकये के बाद इस पीएसएफ का प्रेसिडेंट था। बहुत ताकतवर तरीन शख्स उस जमाने में तस्वुर किया जाता था। पिछले यानी कि अब जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, ये वक्त याद रखिएगा, इस वाक्य को इतना असर हो चुका, अरसा हो चुका, और अब जो है वो उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस अहम रहनुमा के घर पर इस फरवरी के बिल्कुल शुरू में कुछ लोग आकर रुकते हैं और रुकने के बाद वो शख्स को लेकर जाते हैं और वो शख्स लापता हो जाता है। कौन है ये शख्स? और मैं इस कहानी के पीछे लगा हुआ हूं और इसमें मुझे बड़े बड़े शुरफा के नाम नजर आ रहे हैं और वो लोग के जो के इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनका इस मामले से क्या गहरा ताल्लुक बनता है। और उसके साथ साथ इस पूरे मामला के अंदर एक बहुत ही मजबूत नाम खैबर पख्तूनख्वा से, उसका नाम भी शामिल आ रहा है। यह पूरी कहानी मैं आपको देने वाला हूं कि वो शख्स कौन है और किस तरीके से, लेकिन ये सारी कहानी मैं आपको दूंगा कल। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैं एक पैगाम छोड़े जा रहा हूं इस हवाले से कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शख्स और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ही उसके अगवा का मामला और सिर्फ इसी हफ्ते के दौरान हुआ है। ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि हुई क्या है, क्योंकि मुझे इस बारे में एक और सबूत की जरूरत है और वो सबूत मेरे पास आज रात तक आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कराची में एक माफिया सरगर्म है, यानी कि रियासत के ऊपर रियासत, हुकूमत के ऊपर हुकूमत और फिर उसके अंदर शामिल भी हुकूमत के ही नाम, यानी कि मौजूदा हुकूमत के ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अलग एक निजाम को चला रहे हैं। और वो निजाम इस हद तक मजबूत और मजबूत है और वो सिस्टम इतना ताकतवर है कि वो आपके घरों के अंदर घुस जाता है, वो घरों से किसी शख्स को उठा के लेके जाता है और किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही लोगों को लेके जा रहा है। क्या है निजाम? इसकी सबूत की आखिरी कड़ी इंशाअल्लाह ताला आज रात को मेरे पास आ जाएगी और कल मैं इसको पूरा ब्रेक करूंगा कि ये मामला हुआ कहां है। ब्रिग रोड से केमारी टाउन तक की ये कहानी है और पूरी कहानी की तफसीलात जल्द आप सुनेंगे। ये बड़ी खबर है, इसे छोटी मत समझिएगा, ये तहलका मचा देगी। इसके अंदर बहुत सारे शुरफा के नाम आएंगे, इस वक्त मौजूदा हुकूमत के ताकतवर तरीन लोगों के नाम इसके अंदर आएंगे और कौन लोग हैं ये पूरी तफसीलात आपको अगले प्रोग्राम में दूंगा। आइए एक और बात पर चलते हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आता है और इस्लामाबाद की एक इमाम बारगाह मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज हो रही होती है और वहां पर आकर एक खुदकुश हमलावर वहां पर फट जाता है और फिर वहां पर कई लोगों की इतलात मौसूल हो रही है। अब तक सरकारी सतह पर 31 अफराद के वहां पर जहां बहक होने की इतलात आई है और उसके बाद कराची समेत पूरे मुल्क के अंदर मुजाहिदा और एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची में इस वाक़े के बाद 5 मकामात पर एहतजाजी धरने दिए गए, जिसमें नुमाइश, जिसमें अब्बास टाउन, जिसमें अंचोली और जिसमें मलीर शामिल है और शारा फैसल शामिल है कि यहाँ पर धरने दिए गए हैं। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी ये मामला हुआ है, मगर कुछ आपको फैक्ट्स बताने वाला हूं, कुछ आपको मैं एक ऐसी तहलका खेज कहानी बताने वाला हूं जो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये हमला, जाहिर सी बात है, आपको जो शख्स भी खुद को हमलावर है उसका एक जहन बनाया जाता है कि फलां के यहाँ पर अगर कत्ल कर दो या फलां के यहाँ कत्ल कर दो तो शायद आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन जरा सा आप इस वाकयात को देखिएगा। पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज वार बहुत ज्यादा लड़ी जाती है और प्रॉक्सीज वार के अंदर बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया जाता है। ये प्रॉक्सी वार क्या होती है कि जिसमें असल ताकतवर कुछ और लोग होते हैं और फिर नीचे कुछ ऐसे ग्रोहों को इस्तेमाल किया जाता है कि जो उनके लिए काम करते हैं। ये प्रॉक्सी वॉर्स कहलाती है। दर हकीकत अगर आप ये देखिए, एक बहुत बड़ा मामला हुआ है और अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त शदीद तलखियां पाई जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है, लेकिन इस सारे मामला के अंदर ओमान के अंदर एक मुज़ाकरात चल रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान में। यह बात कही जा रही है कि इस हवाले से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है और पाकिस्तान इसके अंदर एक बहुत ही अहम जुज़ के तौर पर मौजूद है जो इस वक्त इस इलाके के अंदर मौजूद कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है। ये इतलात सरकारी तौर पर बार बार दी जा रही है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इस हवाले से बात दी गई। यहां तक
आपको याद होगा कि ट्रंप ने कहा था कि ईरान के मामले में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब बहुत अच्छी तरीके से सारी सूरत हाल को जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये लड़ाई प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी जाती है। पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान के आला तबकों को ये पैगाम देने के लिए भी ये मामला होते हैं। आप ये देखिए कि इस खुदकुश हमले के बाद जो कि खास तौर पर शिया कम्युनिटी पर किया गया, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या पाकिस्तान की हुकूमत को पैगाम देने के लिए कुछ प्रॉक्सीज सरगर्म हुई है कि जिन्होंने ये वाकयात को इस वक्त किया कि जब बहुत अहम मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार सामने आ रहा है। मैं आपको कोई किस्से कहानियां नहीं बता रहा, लेकिन आमतौर पर जो लोग खुदकुश हमलावर खुद से कर जो कहीं से भेजे गए होते हैं, उन बेचारों को तो शायद ये मालूम होता है कि जनाब हम अपने किसी इमाम के लिए या किसी और काम के लिए काम कर रहे हैं, किसी कॉज के लिए कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत जो असल गेम हो रहा होता है वो उससे पसे पर्दा होता है। इन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जाता है अक्सर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कोई बाहर की एजेंसियां, कोई बाहर के लोग ऐसे मकासद के लिए यहाँ पर इनको इस्तेमाल करते हैं और इनके जहन में ये होता है कि जनाब पता नहीं हम तो एक बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये ऐसे फितने का आगाज कर रहे होते हैं कि जो रोका नहीं जा सकता। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज नहीं कल नहीं परसों इस तरह की साजिशें और इस तरह के खेल आपको समझ में आ जाते हैं कि भाई ये इस वक्त इस मौके पर आज के दिन इस हमले की वजह क्या थी। दर हकीकत जो ग्रोह होते हैं वो पहले से सरगर्म होते हैं और उनको सिर्फ एक्टिवेट करने की देर होती है, उन्हें एक्टिवेट किया जाता है और उसके बाद ये पैगाम वाज़ेह तौर पर भेजा जाता है। एक बड़ी खबर ये मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर ये जो धमाके हुए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें जो मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत को एक पैगाम शायद दिया गया है और ये पैगाम कहां से आया है? ज़ाहिर है पाकिस्तान को ये मेरा काम नहीं है, लेकिन देखा जाए मगर इस दुनिया भर के अंदर ये बात डिस्कशन में आ रही है। दुनिया भर के जरीदे ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों के अंदर होने वाले इन सब मामलात के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे कुछ खुफिया हाथ मौजूद है तो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान के किरदार के हवाले से कुछ रुकावटें बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हाथ कौन से हो सकते हैं, जाहिर है ये मेरा काम नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इन बातों को डिस्कस बहुत ज्यादा किया जा रहा है कि जनाब प्रॉक्सीज हैं, कोई मामला है कि जो इस तरीके के मामला कर रहे हैं। बहरहाल नाहा खून बहाया जा रहा है और इस नाहा खून बहाने के पीछे जो लोग अपने कॉज को समझते हैं उनके पीछे भी किसी और के कॉज होते हैं और फिर ये जाकर बहुत बड़े गेम का हिस्सा बनती है। ये माजी के अंदर भी हो चुका है और अब भी बहुत सारे लोगों को शुकूक व शुबात है कि आखिर वो कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिससे पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की रियासत को धमकी देकर या उन्हें डरा कर कुछ और मकासद हासिल किया रहे हैं। अब देखिए उस धमाके के बाद हुआ क्या और उसके नताइज क्या मरतब होते हैं, सिर्फ आपको कराची की सड़कों पर यह नजर नहीं आएगा बल्कि इंटरनेशनल खेल का भी हिस्सा नजर आएगा। एक बड़ा अहम वाकया हुआ केई का सरबराह मोहन्नस अलवी, जिसके मुतालिक ये कहा जाता था कि खुद वजीर आला सिंध ये कहते थे, खुद गवर्नर साहब ये कहते थे कि वो हमारे फोन को नहीं उठाता। लेकिन अब ऐसा क्या मामला हुआ है, दर हकीकत कुछ सिलसिलों को समझने की जरूरत है आपके पास और वो सिलसिले क्या है। अखबारी खबर तो यह आई आपके पास और सोशल मीडिया पर यह चली कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्यों दिया? ऐसी प्राइम जॉब और ऐसी जबरदस्त सैलरी और इतनी जबरदस्त ताकत की हुकूमत तक आपके आगे झुकी हुई होती है, ऐसे मौके पर कोई इस्तीफा क्यों देगा? ये कहानी इतनी आसान नहीं है। कुछ लोगों ने इस सिलसिले को किसी और तरीके से जोड़ा। पिछले दिनों मोहन्नस अलवी पर आज से 7 महीने पहले एक इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने किसी खातून को हिरासा किया है और उसके बाद मुहतसब ने उनके ऊपर 25 लाख का जुर्माना किया था। लेकिन पिछले दिनों गवर्नर सिंध की तरफ से उनका फैसला सुनाया गया और उन्हें जो है वो बरी कर दिया गया था इससे और उसके एक दिन के बाद ही उनका इस्तीफा आ जाता है। दर हकीकत इस इस्तीफे की कहानी उस फैसले के साथ नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि ये मामला गुज़िश्ता 3 महीने से चल रहा है और हो ये रहा है जो केई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर खींचातानी का सिलसिला बहुत तेजी के साथ जारी है। कुछ वो पुराने ग्रुप्स के जिन्होंने इस पर इन्वेस्टमेंट की थी और कुछ ऐसे नए ग्रुप के जिन्होंने इसके शेयर्स लिए थे, उनके दरमियान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के यानी कि वहां पर मेन कर्ताधर्ताओं के लिए एक फैसले की जंग लाहौर कराची के हाईकोर्ट से लेकर लंदन तक और लंदन से लेकर कराची में इस्लामाबाद तक खेली जा रही थी। और फिर इसका मामला यूएई के साथ भी जुड़ा हुआ था, इसका मामला कई और दीगर ममालिक के साथ भी जुड़ा हुआ था कि जिनकी शेयरिंग थी। अब जो नया ग्रुप जो ताकत में आया है उसे मोहन्नस अलवी की कारकर्दगी पर इत्मीनान नहीं था। वो ये समझते थे कि मोहन्नस अलवी जो है वो किसी पुरानी कैबिनेट का पुराने लोगों के साथ ज्यादा मिले हुए हैं और नई वाली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके साथ ज्यादा अटैच नहीं है। उनके ऊपर मुसलसल ये दबाव था कि वो इस्तीफा दे दें और या उन्हें फारिग कर दिया जाए। तो मोहन्नस अलवी ने खुद अपनी मर्जी से इसको इस्तीफा देना पसंद नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर ये उन्हें बावर कराया कि जनाब आप इस्तीफा दें और अब आप घर जाएं। ये खबर मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कोई हुकूमत का दबाव आ गया, कोई रियासत का दबाव आ गया, कुछ वो जो उनके ऊपर हिरासानी का केस था उसका फैसला आ गया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन दर हकीकत कहानी यह है कि जो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर तब्दील हुए उनके और मोहन्नस अलवी के दरमियान मामला इतने अच्छे मुबैना तौर पर नहीं बताए जा रहे थे, जिसकी वजह से ये सारे मामला हुए। मैं आपको पूरी तफसील के साथ खबर दे रहा हूं, मेरा काम खबर देना है, बाकी सबका मामला जो है वो उसको जो जिस तरीके से देख रहा हो वो उस तरीके से देखे। अब आइए कुछ और खबरों की तरफ, बड़ी खबरें भी दे रहा हूं आपको और सारी तमाम चीजें मैं आपको देता रहता हूं कि जो खबर हमारे पास आती है और बहुत ही मुस्तनद जराए से आती है। मैंने कल रात को आपको ये बताया था कि एमक्यूएम ने बाइकॉट कर दिया और जो वजीर आला हाउस जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज इसकी इख्तितामी तकरीब के अंदर जब वजीर आला सिंध मौजूद थे और जो कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके अंदर एमक्यूएम के लोग शामिल हुए, बल्कि अली खुर्शीदी ने वहां पर तकरीर भी की। तो आज वजीर आला हाउस के अंदर तक एमक्यूएम का इख्तलाफ नजर आ रहा है, लेकिन सिंध असेंबली के अंदर या दीगर
इजलासों के अंदर एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ही प्रोग्राम के अंदर नजर आ रही है, या आ रही है। बहरहाल उनका वजीर आला हाउस जाने पर इख्तलाफ है, लेकिन यहाँ पर उनका शायद इस हवाले से इख्तलाफ मौजूद नहीं है। एक और बड़ी खबर इस हवाले से मैं आपको दे रहा हूँ कि आज जो कल मैंने आपको बाइकआउट की खबर दी थी और उसके बाद मैंने आज आपको जो खबर दे रहा हूँ, वो दोनों को एक साथ ही ज्वाइन कर देखिएगा। अगली खबर उससे ज्यादा भी अहम है, बल्कि एक कराची का इलाका डिफेंस के जहां पर एलईडीज लगी हुई थी, उसके अंदर फाश वीडियो चलना शुरू हो गई थी। मैंने आपको कल बताया था कि उसके मालिक ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उसके बाद एक शख्स को कराची के एक इलाके से मंगोलिया गोट से उठाया गया, कल रात को उठाया गया, आज उसको अदालत में पेश किया गया। और आपको हैरत अंगेज कहानी बताता हूं कि 20,000 रुपए की जमानत पर उस शख्स को रिहा कर दिया गया। यानी कि 20,000 रुपए की जमानत पर उसे रिहा कर दिया गया, कि जिस शख्स पर यह इल्जाम आयद किया गया था कि जनाब उसने ये फाश वीडियो चलाई है, और उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, और उसके बाद 20,000 रुपए की जमानत पर उस शख्स की रिहाई हो गई है। सो कहानी आपको मालूम होनी चाहिए कि कहां, कब, क्या, किस तरीके से हो रहा है, तो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। शहर में इन्हीं दिनों में एक्टिविटीज 8 तारीख को तहरीक इंसाफ अपनी हड़ताल किस तरीके से करवा पाती है, नहीं करवाती। अलबत्ता यह हुआ है कि कराची के अलावा सिंध के कई अजला के अंदर, क्योंकि कुछ कौम परस्त जमातें भी इनके साथ शामिल हुई हैं, वहां पर लोगों को धमकी आमेज मैसेज आना शुरू हो गए कि कल इतवार के दिन अपनी दुकानें बंद रखी जाए। इंटीरियर सिंध के अंदर, यानी सिंध के कई अजला के अंदर कराची के अलावा वहां पर जुमे को छुट्टी होती है और इतवार को मार्केट्स खुली हुई होती है। कराची में इतवार को ही छुट्टी होती है, इतवार को ही मोस्टली मार्केट्स बंद होती है। लेकिन अब वहां पर यह किया गया है कि वहां उन शहरों के अंदर बाकायदा कुछ गुरोह ने वहां पर लोगों को धमकियां देना शुरू कर दी है कि जनाब आपको हर सूरत में 8 तारीख को यहाँ पर इसे बंद ही रखना है। उसके साथ ही कुछ और एक्टिविटीज भी शुरू हो रही है यहाँ पर, जहां जमात इस्लामी के 14 तारीख के धरने की बड़ी गूंज नजर आ रही है, वहीं पर आफाक अहमद साहब भी अपना एक प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक शायद नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में पहली बार आफाक अहमद साहब एक खवातीन के इज्तिमा से खिताब करने जा रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आफाक अहमद साहब तवातुर के साथ काम कर रहे हैं, और ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एमक्यूएम हमेशा से उसे अपना मरकज करार देती रही है। लेकिन इस बार जो है वो आफाक अहमद साहब वहां पर मेरी इतलात के मुताबिक खवातीन के इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में। अच्छा, इससे पहले इन्होंने गुलशन के इलाके में आज से 2-3 साल पहले किया था, लेकिन इस बार ये नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर कर रहे हैं। और तमाम सियासी जमातों की सरगर्मियां जो है वो इस तरीके से बदस्तूर जारी है कि कौन कहां पर क्या और किस तरीके से काम कर रहा है। ये सब ज़ाहिर आपके इल्म में होना चाहिए कि सियासत इस वक्त कहां पर जा रही है और कौन किस तरीके से काम कर रहा है। खैर, मामला यहां पर नहीं रुकता है, और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अगले हफ्ते में अपनी जो कराची बचाओ मुहिम के लिए थोड़ी सरगर्मियों को तेज करने वाली है। लेकिन अब मेरे पास एक बाखबर जराए से इत्तला ये मिली है कि एमक्यूएम अब अपने प्रोग्राम को रमजान के बाद तक पोस्टपोन करने वाली है। यानी कि वो कराची बचाओ मुहिम जो शुरू करना चाहती थी, उसे अब वो ले जा रही है करीबन रमजान के बाद। और रमजान के बाद ले जाने में मामला होगा कि मौजूदा मेयर का वक्त भी तकरीबन ये 1 साल ही है, 1 साल है मेयर के पास, और ये चाहती है कि उनके आखिरी दिनों के अंदर अपनी मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा तेज किया जाए। तो ये सूरत हाल यहाँ पर पेश आ रही है कि जो मामला हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं।